नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णापुरम थाना के अंतर्गत मौजूद हूं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर सुरेश राम जी, जो अब जेडीयू पार्टी एनडीए में चल गई है। और इनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कि क्या क्या इन लोगों का विकास का मुद्दा रहेगा। स्वागत है सर हमारे चैनल में। हम नमामि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मीडिया द एक्टिव मीडिया के माध्यम से आपके जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और आपको चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, उनको नमस्कार है। और चलिए, बहुत बढ़िया, आपको भी धन्यवाद है। अच्छा, ये बताइए, जेडीयू पार्टी जो है अब तो एनडीए में चल गई है, एनडीए की सरकार बन गई है और जो महागठबंधन में थी, महागठबंधन की सरकार टूट गई है। तो अब लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है, उसमें आप लोगों का विकास का मुद्दा क्या क्या रहेगा? विगत 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही है, सेक्टर में भिन्न भिन्न आयामों पर कार्य किया है। देश की इकोनॉमी से लेकर विदेशों में देश की छवि सुधरी है, ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं इस बात को। और उसके साथ साथ में जो जन कल्याणकारी योजनाएं भी मोदी जी के माध्यम से मोदी सरकार चला रही है, उससे आम जन को फ़ायदा हो रहा है। और एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे कि मात्र बिहार प्रदेश में ही जिनका राशन कार्ड में नाम है, आयुष्मान जो आपको स्वास्थ्य की गारंटी दे रही है, उसके माध्यम से गरीब गुरबा लोगों को स्वास्थ्य के लाभ वो उसके माध्यम कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। केवल बिहार में ही ये कार्यक्रम चालू है। अन्य प्रदेशों में जिनका लिस्ट में नाम है पीएम जय में, उन्हीं का नाम से ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो ये सरकार जो है अंत्योदय के माध्यम से जो दीनदयाल उपाध्याय का उद्देश्य था, उसको पूर्ति करने के लिए सरकार भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अच्छा, एनडीए के एक छोटा सा भी कार्यकर्ता है, उनसे पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। क्या लग रहा है कि इस बार 400 पार होगा? विगत आम चुनाव से परिणाम से आपको साफ हो रहा है कि भारत की जनमानस मोदी जी, खासतौर मोदी जी के दूरदर्शी जो प्रयास हैं और देश को 1947 में विश्व में स्थापित करना है एक विकसित राष्ट्र के रूप में, उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। तो उनको समय देना होगा। भारत की जनमानस भी समय दे रही है। इस बार भी उसी आधार पर आकलन से ये एनडीए कंबाइंड का एक नारा है कि 400 पार का जो नारा है, इसलिए है कि 400 पार से एक सरकार को सुविधा होगी बड़े बड़े निर्णय लेने, कुछ कड़े निर्णय लेने की आशा है जो देश हित में हो। इसलिए ये स्लोगन अभी प्रचारित हो गए आम जन तो जीत पाएंगे कि नहीं इस बार? 400 पार कैसे होगा? क्या विकास का मुद्दा रहेगा? जनता जानना चाह रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से बीजेपी पार्टी हर एक राज्य में या हर एक चुनाव में जीत जाती है। ये भ्रामक प्रचार है के माध्यम से भ्रामक प्रचार। जो पार्टियां चुनाव नहीं जीत पाती है वो अपने खामियों को छुपाने के लिए ईवीएम के माथे अपना असफलताओं को फोड़ना चाहती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो इनके जानकार हैं, वो इस बात को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो लोग ईवीएम का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार उसका विरोध भी हो रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट से चुनाव कराओ। वो उनकी मांग हो सकती है, लेकिन टेक्निकली और अधिकृत रूप से कोई भी ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं विपक्ष के लोग, जिससे ये साबित हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। वो चुनाव हार जाने के हताशा में इस प्रकार के दुष्प्रचार वो लोग कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि वे अपने हार से कुछ सीखते और अपने कार्यक्रम के माध्यम से या किसी अन्य मिशन के माध्यम से जनता को बताने में सक्षम रहते कि ये मोदी सरकार से अच्छे एक ब्लूप्रिंट देते, देश के सामने एक विकल्प देना होगा ना कि मोदी जी अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास उससे बेहतर ब्लूप्रिंट है। सर, आसान भाषा में बताइए ना कि हमारे जो दर्शक है वो समझेंगे कि विकास का मुद्दा क्या रहेगा, कि प्रधानमंत्री
मोदी जी फिर तिबारा बनते हैं तो क्या क्या विकास करेंगे, उस पे थोड़ा चर्चा कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि लोग मोदी जी को वोट दें। जी, जो अभी तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो विकास के जनमानस से जुड़े जो भी कार्यक्रम हैं उसमें और गति प्रदान करने के लिए उन्होंने 543 जगहों पर ऐसे कैंडिडेट का चयन किया है जो उस क्षेत्र का जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव में भी एक प्रकार की समस्या, एक छोटी समस्या है जो बहुत समय से लंबित है, जो रोड की कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे इसीलिए बहुत सारे पुराने लोग जो जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उनका टिकट कटे हैं और नए उम्मीदवार को घोषित किया गया है। तो उन्होंने भी अध्ययन किया होगा कि जो हम वांछित कार्य चाहते हैं उस क्षेत्र में होना चाहिए, वो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो नए उम्मीदवार आएंगे और स्थानीय मुद्दों से दो चार होंगे तो वो समस्याएं हल होगी। और रही बात आधार किस आधार पर 400 पार करने का, तो एक देश में नई स्फूर्ति आई है, जागृति लोगों के मन में आया है कि ये ओजस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में देश दुनिया के पटल पर एक अपना छाप छोड़ रहा है, जिससे एक क्रेडिबिलिटी बनती है, नेशन का एक क्रेडिबिलिटी होती है दुनिया के स्तर पर। उसके आधार पर आपके देश में इन्वेस्टमेंट आता है, आर्थिक उन्नति होती है, वो बड़ी बात हो गई। छोटी बात में ये है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं वो उस संसदीय क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो ठीक ढंग से उठा पाते हैं कि नहीं, उसको चिन्हित कर पाते नहीं हैं और योजनाओं के माध्यम से उसको ठीक ढंग से कार्यान्वित करते हैं कि नहीं। इसलिए उन्होंने इस पर खास तौर से विचार किया होगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों का टिकट कट। अच्छा, आप जेडीयू के कार्यकर्ता रहे हैं, एनडीए में चल गए हैं, तो एनडीए का आप पूरा समर्थन करते हैं अपने दिल से? देखिए, और मोदी जी को मानते हैं बढ़िया से अपने मतलब दिल से, मतलब एक होता है ना कि आप लोग तो पहले नीतीश कुमार जी के पार्टी में थे जेडीयू में, अब मोदी जी के पार्टी में चल गए हैं यानी एनडीए में, तो जब उसमें जाने के बाद अब मोदी जी को दिल से मानते हैं कि नहीं आप लोग? ये जेडीयू पार्टी एनडीए का पार्ट है। मोदी जी अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार हैं। तो जो निर्णय लिए होंगे तो उनका मानना था कि बिहार के हित में जो भी होगा अच्छा, उसके पक्ष में हम जाएंगे। ना दिल से मानते हैं कि नहीं मोदी जी को, ये बताइए, हमारा सवाल ये है। देखिए, ये सैद्धांतिक बात हो गई कि अगर पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसके अनुरूप आपको आचरण करना होगा और उसके अनुरूप आपको जाना होगा। और व्यक्तिगत, आप मानते हैं कि नहीं, ये बताइए ना। व्यक्तिगत निर्णय कोई वांछित नहीं होता है या वो कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। जब आप किसी दल या राजनीतिक संस्था से जुड़े हैं तो उस संस्था का निर्णय ही आपका व्यक्तिगत ना, आप खुलासा कीजिए ना, आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, अच्छे कार्य कर रहे हैं मोदी जी, अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ये भी बोले थे कि 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के खाता में पैसा देंगे और साथ ही 2 करोड़ हर एक युवाओं के लिए रोजगार देंगे। ये कब देंगे? ये जुमला आपको 2014 से दोहराया जा रहा है। प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ऐसा कुछ होता नहीं है। चुनाव में कई प्रकार की जुमलाएं हवा में उड़ती है। मतलब मोदी जी झूठ बोले थे? नहीं, मोदी जी झूठ नहीं बोले थे, उसका खुलासा कई बार हो चुका है कि एक चुनावी माहौल में वो नहीं बोलते कि आपको 15 लाख देंगे ही। वो ये किए थे एक चुनावी कि अगर इतना काला धन देश में है, अगर वो काला धन आ जाता है, काला धन तो नहीं आया अभी? काला धन आया? अच्छा, काला धन आया कि नहीं? कि उसके लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां कार्य कर रही है। और इंटरनेशनल मसला जो होता है सर, उसको समझने की आवश्यकता है कि दो देशों के बीच में किस तरह का पॉलिसी मेकिंग है, किस तरह का संबंध है, उसके आधार पर भी निर्णय होता है। काला धन आया कि नहीं, इस पे थोड़ा बताइए ना। काला धन आया क्योंकि जो जानता है, मतदाता है, वो जानना चाह रहे हैं। सीधा सवाल है कि भाई काला धन आया और गिनती हुआ कितना करोड़ आया, नहीं आया, और कब हमारे खाता में 15 लाख रुपया आएगा? देखिए, 15 लाख रुपया की जो बात है वो एक काला धन जो आने की बात है, कई